Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to talk about stages of anesthesia, and this is a very important topic because your anesthetic monitoring is based on all the parameters that we are going to talk about in this lecture. बेसिकली ये सारी मॉनिटरिंग जो है ये आपको बताएंगे कि आपका एनिमल जो है वो सेफ एनेस्थीसिया में है या अनसेफ एनेस्थीसिया में स्ट्रगलिंग कर रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? सर्जरी बस ख़त्म करके वापस एनिमल को एनेस्थीसिया स्टेट से बाहर निकालना चाहिए, या अभी आप प्रोलॉन्ग सर्जरी पे जा सकते हैं अगर सर्जरी पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। सो बेसिकली जो एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग है, दैट इज़ व्हाट आवर लेक्चर इज़ अबाउट, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। वेल, सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे पास एनेस्थीसिया की स्टेजेस हैं वो हमारे पास 4 स्टेजेस हैं एनेस्थीसिया की। बेसिकली इज़ स्टेज 1, then we have stage 2, then we have stage 3, and the last one is stage 4. अब इन स्टेजेस के डिफरेंट नाम हैं। ओके, स्टेज 1 इज़ कॉल्ड एज वॉलेंट्री स्टेज ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, और स्टेज ऑफ वॉलेंट्री एक्साइटमेंट, और एनर्जेटिक स्टेट। बिकॉज इसमें अभी जब हम इन स्टेजेस की प्रॉपर्टीज़ को आगे देखेंगे तो यू विल सी दैट स्टेज 1 में हमारे पास जो एनिमल है वो अभी वॉलंटरली यानी अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन साथ साथ लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन होना शुरू हो जाती है, तो इस इसको हम एनर्जेटिक स्टेट भी कहते हैं। स्टेज 2 को हम कहते हैं स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट और स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट, या स्टेज ऑफ डिलीरियम। इनवॉलेंट्री मूवमेंट या इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनिमल मूवमेंट शो कर रहा होगा, लेकिन वो मूवमेंट, वो स्ट्रगलिंग जो है वो इनवॉलेंट्री होगी। ठीक है, वो जो अटैक्सिया और वो जो CNS के ऊपर जाके ड्रग अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो इनवॉलेंट्री जो कंपेंसेशन के तौर पे जो बॉडी जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, वो लड़खड़ा रहा होगा, ठीक है, इस तरह से सारा कुछ, लेकिन वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं होंगी उसके, अब वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में जा चुका होगा। और स्टेज ऑफ डिलीरियम, इसको इससे कहते हैं, डिलीरियम का मतलब होता है कि जो एनिमल है वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है। ठीक है, यानी वो एक रेस्टलेस कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अब वो कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, तो बीच वाले स्टेट में उसको एक अटर कन्फ्यूजन में होगा, ही वोंट बी गेटिंग हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टेज ऑफ डिलीरियम। स्टेज 3 को हम कहते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, और स्टेज 4 को हम कहते हैं पैरालिटिक स्टेज, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्जिकल डेप्थ इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि अब जो एनिमल है वो डेप्थ की तरफ जा रहा होता है, तो इसको हम पैरालिटिक स्टेज कहते हैं। जो स्टेज 3 है वो फर्दर आगे 4 प्लेन्स में डिवाइडेड है। प्लेन क्या है? प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 और प्लेन 4। अब इन प्लेन के भी फर्दर आगे नाम है बेस्ड अपॉन यू कैन से कि सर्जरी, किस टाइप की सर्जरी आप कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लेन 1 है, ठीक है, ये क्या है? प्लेन, जो प्लेन 1 है उसको हम कहते हैं माइल्ड सर्जिकल स्टेज, प्लेन 2 का हम कहते हैं मॉडरेट सर्जिकल स्टेज, प्लेन 3 को हम कहते हैं कि एनिमल इज इन प्रोलॉन्ग सर्जिकल स्टेज, और प्लेन 4 को हम कहते हैं एग्रेसिव सर्जिकल स्टेज। बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितने टाइम की सर्जरी चल रही है। अगर 10 से 15 मिनट की सर्जरी होगी तो एनिमल जो है प्लेन 1 तक आएगा। ठीक है, और अगर एनिमल की सर्जरी 20 से 25 मिनट की है, ठीक है, तो वो मॉडरेट सर्जिकल स्टेज में होगा। जो +30 मिनट्स की सर्जरी होती है उसमें एनिमल प्लेन 3 तक जा चुका होता है, और जो प्लेन 4 है वो एक ऐसी सर्जरी में एनिमल जाएगा जो कि +1 और की है। ठीक है, यानी +60 सेकेंड्स की जो सर्जरी होगी उसमें एनिमल प्लेन 4 तक जा रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेजेस के और उनके अंदर प्लेन्स के नाम हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वाज के नेमिंग क्या है? स्टेज 1, 2, 3, 4, एंड स्टेज 3 हैज़ 4 प्लेन्स, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, ये 4 प्लेन्स हैं इसके। अच्छा, अब 3 चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं। एक डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया की, एक बिहेवियर ऑफ द एनिमल की, और एक रिस्पॉन्स टू द सर्जरी की। इन स्टेजेस में क्या होगा? अच्छा, ये आई हैव री रिटन दी स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, ये स्टेज 3 के 4 प्लेन्स हैं, और ये है स्टेज 4। अब सबसे पहले बिहेवियर की बात करते हैं, सॉरी डेप्थ की बात करते हैं। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, मैं एनेस्थीसिया को आई राइट इट एज ANES। ठीक है, NS मीन्स एनेस्थीसिया।
तो स्टेज 1 में एनिमल विल नॉट बी एनेस्थेटाइज्ड, ठीक है, नॉट एनेस्थेटाइज। स्टेज 2 में स्टिल नॉट एनेस्थेटाइज, यानी अभी तक वो एनेस्थीसिया में नहीं गया। जो स्टेज 3 का प्लेन 1 है उसमें आप कह सकते हैं कि एनिमल इज़ इन लाइट एनेस्थीसिया, ठीक है, लाइटली एनेस्थेटाइज्ड। प्लेन 4 में मॉडरेटली एनेस्थेटाइज्ड, सॉरी प्लेन 2 में मॉडरेटली, प्लेन 3 में डीप एनेस्थीसिया में वो जा चुका है, ठीक है। उसके बाद प्लेन 4 में ही इज़ इन ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया, एंड इन स्टेज 4 में एनिमल इज़ डाइंग, ठीक है। तो अब आपको जो ऊपर मैंने नाम मेंशन किए हैं स्टेजेस ऑफ पेन्स की, उससे समझ में आ गई होगी ये वॉलेंट्री है अभी एनिमल तो नॉट एनेस्थेटाइज, स्टिल इनवॉलेंट्री में भी वो नॉट एनेस्थेटाइज है, ठीक है। प्लेन 1 में माइल्ड सर्जिकल प्लेन हमने कहा था, तो इसमें एनिमल लाइट एनेस्थीसिया में होता है अभी, ठीक है। प्लेन 2 को हमने कहा था मॉडरेट सर्जिकल स्टेज, इसमें एनिमल एनेस्थीसिया में की जो डेप्थ है वो भी मॉडरेट होती है। प्लेन 3 को हमने कहा था कि वो प्रोलॉन्ग सर्जिकल स्टेज है, तो उसमें एनेस्थीसिया भी डीप है। 4 को हमने कहा था अग्रेसिव है, यहाँ पे 4 वही ओवरडोज में वो जा चुका है तब भी अग्रेसिव है, ठीक है। और हमने कहा था पैरालिटिक स्टेट क्योंकि ये यहाँ पे एनिमल जो है वो डाइंग है, यानी ओवरडोज के बाद भी अब वो बस मरने वाला हो गया है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इस हद तक हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। ओके, इन स्टेज 1 हमारे पास बिहेवियर जो है वो डिसओरिएंटेड है, मतलब यह है कि एनिमल जो है इसमें वॉलेंटली स्ट्रगल करेगा, ठीक है, अपने आप को छुड़ाने की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो एनिमल बिहेवियर इज डिसओरिएंटेड। स्टेज 2 में एनिमल एक्साइटमेंट में होगा, स्ट्रगलिंग है, वोकलाइजेशन है, ठीक है। अगेन वही कि एनिमल जो है अपने आप को छुड़ाने की और लाइक यहाँ पे मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री होंगी, लेकिन भाई एक हाइपर एक्साइटमेंट है कि बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इस लेवल पे सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, क्योंकि बेसिकली इस में होता ही है कि जब आपने यहाँ पे अपनी ड्रग इंजेक्ट की और एनिमल स्टेज 1 पे गया और स्टेज 2 तक जाता है, तो बेसिकली स्टार्ट में ये होता है कि बॉडी के अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ट्रिगर होते हैं। होता ही है ब्रेन में बॉडी के अंदर ड्रग आई, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट आया, उसने जाके ब्रेन को हिट किया और ब्रेन और बॉडी ने क्या करना है कि उसको डील करने के लिए बॉडी ने न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करना शुरू करने हैं। वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होंगे और पहले वॉलेंट्री से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में जाएंगे, और वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या कर रही हैं, वो एक्साइटमेंट कॉज कर रही हैं, वो स्ट्रगलिंग कॉज कर रही हैं एनिमल के अंदर, ठीक है। वो एनिमल को स्ट्रगल करवाएंगे कि वो अपने आप को फाइट करे, ठीक है, सिचुएशन से बचाए। उसके अलावा इस स्टेज में वोकलाइजेशन देखी जाती है। वोकलाइजेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो आप जब एनिमल सर्जिकल स्टेज यानी स्टेज 3 में जाते हैं उससे पहले आप स्टेज 2 में देखते हैं। वोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एनिमल जो जितनी भी साउंड्स हैं जैसे क्राई, बेलो, नी, वाइन है, ठीक है, अभी डिपेंडिंग अपॉन एनिमल है। जैसे जो नी है ये हॉर्सेस की साउंड है, ठीक है। वाइन जो है ये हम कहते हैं डॉग्स के लिए, बेलोइंग के अलावा हम काओ के लिए या बुल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन एनिमल जो है वो वोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये वोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आपको वोकलाइजेशन मिलेगी आपने ये बात याद रखना है कि एनिमल एनेस्थीसिया में नहीं है। वोकलाइजेशन मीन्स एनिमल इज़ नॉट इन एनेस्थेटिक स्टेट और एनेस्थेटाइज, और ये देखिए हमने ऊपर ये लिखा हुआ भी है कि नॉट एनेस्थेटाइज, ठीक है। स्टेज 2 में नहीं होता, स्टेज 2 में हमें वोकलाइजेशन मिलती है, या फिर जब एनिमल रिकवर कर रहा होता है तो तब हमें वोकलाइजेशन मिलती है, और तब का मतलब यही होता है कि आप वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो और वोकलाइजेशन के बारे में एक और बात आपने याद रखनी है कि केटामीन इज़ दैट वन एनेस्थेटिक एजेंट जिसमें वोकलाइजेशन जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट होती है। ये केटामीन का ना एक करेक्टरिस्टिक ट्रेट भी है, बट आप बेशक इस बात को यहाँ पर रहने दें, वी विल मेंशन इट अगेन व्हेन वी विल स्टडी केटामीन, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि स्टेज 2 में वोकलाइजेशन आएगी। नेक्स्ट इज स्टेज 3 एंड प्लेन 1। प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, इन चारों में एनिमल का जो बिहेवियर है वो अनेस्थेटाइज्ड ही है, ठीक है, यानी वो अब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन जब वो स्टेज 4 में जाएगा तो उसको हम कहते हैं मोरीबंड। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एनिमल दैट इज़ जस्ट अबाउट टू डाई, ठीक है, ऐसे एनिमल को हम मोरीबंड कहते हैं, और ये इसका बिहेवियर होता है इन द स्टेज 4। So starting from disoriented to struggling, excitement, vocalization, anesthetized behavior, and then एंड पे वो स्टेज 4 पे मोरिबंड यानी कि डाइंग स्टेज पे है, डाइंग स्टेट में है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू द सर्जरी, वो कैसा होगा। वेल स्टेज 1 में
एनिमल स्ट्रगल करेगा। यानी अगर आप स्टेज 1 में एनिमल को इंसिजन दे देंगे, कट लगा देंगे, तो वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। स्टेज 2 में भी एनिमल स्ट्रगल करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी आप इंतज़ार करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 प्लेन 1 में क्या होगा, एनिमल में रिस्पॉन्ड विद मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि अब प्लेन 1 में अगर आप इंसिजन लगा देंगे, कट लगाएंगे, तो एनिमल थोड़ी बहुत मूवमेंट से रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। क्योंकि अभी एनिमल बेशक एनेस्थेटाइज्ड है लेकिन लाइट एनेस्थीसिया है, तो एनिमल रिस्पॉन्स देगा थोड़ी सी मूवमेंट से, लेकिन देगा। प्लेन 2 में एनिमल को जब आप कट लगाएंगे तो वो मूवमेंट के साथ तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन हार्ट रेट उसका बढ़ेगा, रिस्पायरेटरी रेट उसका बढ़ेगा। इन दोनों चीज़ों से वो रिस्पॉन्स यानी दे रहा है। और उसके बाद जब आप स्टेज 3 के प्लेन 3 में जाएंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आफ्टर प्लेन 1, प्लेन 2 एंड प्लेन 3 आर बेसिकली अवर सर्जिकल स्टेजेस, ठीक है। और उसमें भी प्लेन 3 इज़ द बेस्ट वन, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। उसके बाद आता है प्लेन 4। प्लेन 4 में भी रिस्पॉन्स नहीं आता, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी सर्जरी के दौरान प्लेन 4 में ना जाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि आप प्लेन 4 में एक दफ़ा चले गए तो आप का फॉर श्योर होता है कि आप स्टेज 4 में भी चले जाएंगे, ठीक है। एनेस्थीसिया की डेथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आप स्टेज 4 में चले जाएंगे। इससे प्रेफर किया जाता है कि स्टेज 3 तक ही सर्जरी ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। लेकिन अगर स्टेज 4 में भी रिस्पॉन्स तो आपको एनिमल सर्जरी को नहीं देगा, वो पेन फील नहीं करेगा कुछ भी, लेकिन यह है कि उसके फ़ौरन बाद आपने थोड़ा फर्दर अगर प्रोसीजर लंबा किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनिमल आपके हाथ से जाएगा। तो इस स्टेज के बगैर भी सर्जरी की जा सकती है और यही बात प्रेफर की जाती है कि आप स्टेज 4 में ना जाएं। और जो स्टेज रिस्पॉन्स टू सर्जरी है, ओके, आफ्टर टॉकिंग अबाउट दीज 3 थिंग्स, इसके बाद हम 1 बाय 1 करके एक एक सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, कि एनेस्थीसिया के डिफरेंट स्टेजेस में कैसे पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं मॉनिटर करने के वो क्या क्या हैं। अच्छा, पहले जो है पल्स है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है और कैपिलरी रिफिल टाइम है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट से बात करें तो जो अच्छा, पहले ये कॉन्सेप्ट तो आपके पास अब आपको समझ में आ गया है कि जो स्टेज 1 है वो कैसे स्टेज है कि जहाँ पर जब आपने एनिमल को ड्रग इंजेक्ट की है और जैसे ब्रेन पर जाकर वो ड्रग एक्ट करेगी ब्रेन के ऊपर, तो ब्रेन और बॉडी जो है वो आगे से रिएक्ट करेंगे। और रिएक्शन क्या है कि वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को सीक्रेट करेंगे, जैसे डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये सारा कुछ इंक्रीज होगा। और ये सारा का सारा क्या करेगा, ये एनिमल को, पेशेंट को स्ट्रगल करवाएगा, फाइट करवाएगा कि वो जो है उस ड्रग के अगेंस्ट रिएक्ट करे, ठीक है। तो जो स्टेज 1 है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपके जो एनिमल की पल्स है वो नॉर्मल से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी मैंने एन लिखा होगा दैट मीन्स नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से वो इंक्रीज़ की तरफ जाएगी और आपके पास स्टेज 1 से लेकर अप टिल स्टेज 2 आपको एक, अगर आप फील करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी, ठीक है, अप टिल स्टेज 2। जो इसके अलावा जो प्लेन 2 और प्लेन 3 है, यहाँ पर आपको वीक पल्स मिलेगी, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है वो अभी आपको हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर से पता चल जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट को भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल से वो इंक्रीज़ की तरफ जाएगा, ठीक है। और स्टेज 2 पे भी आपके पास वही टैकीकार्डिया ही आएगा, ठीक है, टैकीकार्डिया स्टार्ट हो जाता है। जब आप प्लेन 1 पे जाएंगे तो टैकीकार्डिया से, ठीक है, जो इंक्रीज़ है, जो इंक्रीज़ का एरो है इसका मतलब है टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये जो है वो इंक्रीज जो टैकीकार्डिया था उससे नॉर्मल की तरफ जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल से वो डिक्रीज़ होना यानी ब्रैडीकार्डिया में जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये है प्लेन 1। प्लेन 1 के बाद जो आगे फर्दर है प्लेन 2। प्लेन 2 में क्या होगा कि कंपेंसेटरी इंक्रीज होगी हार्ट रेट, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे ना प्लेन 2 के आगे हार्ट रेट गिरना शुरू करता है, लेकिन जब गिरना शुरू करता है तो बॉडी जो है एज अ कंपेंसेशन थोड़ा ट्राई करती है कि हार्ट रेट बढ़े, ठीक है। क्योंकि हार्ट रेट, ये बात आप अपने माइंड में लाजमी बिठा लें कि हमारी बॉडी जो है ना, जो उसके नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो नॉर्मल पैरामीटर्स से जब भी कोई भी पैरामीटर
अबव जाएगा या बिलो जाएगा। बॉडी सबसे पहले यही कोशिश करेगी, वो फाइट करेगी कि उसको वो नॉर्मल पे ले आए, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स लाजमी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे भी यही है कि जब नॉर्मल से थोड़ा ट्रैकीकार्डिया के बाद जब नॉर्मल पे दोबारा आना शुरू हुआ है और डिप्रेस होना शुरू हुआ है ब्रेडीकार्डिया की तरफ, तो प्लेन 2 में आपको कंपेंसेटरी इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। कि बॉडी कोशिश करेगी कि जो ब्रेडी में जा रहा है इसको वापस नॉर्मल पे लाया जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ आगे जाके वो डिक्रीज ब्रेडीकार्डिया में ही एनिमल जाएगा, ठीक है। यानी आपको फर्दर आगे क्या मिलेगा, वो कंपेंसेशन जो है इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो जो एनेस्थेटिक एजेंट आपने दिया हुआ है वो उसको काउंटरैक्ट कर सके। तो इससे आगे आपको ब्रेडी कार्डिया ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है पहले इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी आपके पास हाइपर टेंशन होगी, ठीक है। स्टेज 2 में भी वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो प्लेन स्टेज 2 से निकलेगा तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा और नॉर्मल से भी प्लेन 1 पे आते आते वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लेन 1 पे आके वो अब हाइपोटेंशन की तरफ जा रहा है। प्लेन 2 में आके वो फर्दर डिक्रीज करेगा, ठीक है। प्लेन 3 में आके वो उससे भी ज़्यादा डिक्रीज करेगा, ठीक है। प्लेन 4 में भी वो डिक्रीज ही करेगा। यानी अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है हाइपोटेंशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यानी पहले आपके पास इंक्रीज था, फिर स्टेज 2 पे भी इंक्रीज था, फिर अब सिस्टम जो है वो डिप्रेस होना शुरू हो गया। डिप्रेस होते पहले वो इंक्रीज से नॉर्मल पे आएगा और साथ ही प्लेन 2 में जाते वो डिक्रीज हो चुका होगा। सही वाली हाइपोटेंशन आपको मिलेगी प्लेन 2 में, मजीद हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर आपको मिलेगा प्लेन 3 में, और प्लेन 4 में अगेन हाइपोटेंशन हुई है, ठीक है। तो दैट्स हाउ ब्लड प्रेशर विल फॉल। अब ब्लड प्रेशर से आपको पल्स पता चल जाएगी, जो मैंने पहले बात की है कि अब यहाँ पर देखिए हाइपरटेंशन थी तो पल्स क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। यहाँ पे आके वो नॉर्मल से डिक्रीज होना शुरू हुई है, ठीक है। अब ये जब हाइपोटेंशन होगी, और हाइपोटेंशन होती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेजो डायलेशन हो गई है, ठीक है। अब ये रीजन भी आप बीच में याद रखें। ये जो है हाइपोटेंशन किस लिए वजह से हो रही है, वेजो डायलेशन की वजह से, ठीक है। इस हाइपोटेंशन की वजह से पल्स जो है यहाँ पर बहुत वीक है। आप अगर इसको मेजर करना चाहेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फील, ठीक है। फील करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और रीज़न हमें यहाँ पे कह दिया कि वेजो डायलेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो गया है। हाइपरटेंशन या हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसी ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी ने क्या करना है, न्यूरो ट्रांसमीटर सक्रीट करनी है। यहाँ पे आपके पास कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन का मतलब क्या है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन सिक्रीट होना स्टार्ट हो गए हैं। और ये क्या है, ये हमें पता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ाने वाली ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो हार्ट रेट आपको मिल रहा है बढ़ावा, ये बढ़ावा मिल रहा है, ये कैटेकोलामीन्स की वजह से है, ठीक है। सो इन द स्टार्ट यू हैव इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्ट्रॉन्ग पल्स, ऑल बिकॉज ऑफ कैटेकोलामीन्स। बट लेटर ऑन जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, इनके रिलीज वगैरह कम हो रहा है, ठीक है, तो हाइपोटेंशन की तो बातें जा रही हैं, वेजो डायलेटिंग एजेंट्स बॉडी के अंदर सिक्रीट होना शुरू हो गए हैं। और क्या है कि आपके पास वीक पल्स, लो हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कैपिलरी रिफिल टाइम। कैपिलरी रिफिल टाइम स्टेज 1 में आपके पास 1 सेकेंड या फिर लेस देन 1 सेकेंड की है, ठीक है। जब आप स्टेज 2 में जाएंगी तो वही अगेन लेस देन 1 सेकेंड से 1 सेकेंड तक है स्टेज 1। स्टेज 2 में भी आपके पास 1 सेकेंड है, ठीक है। प्लेन 1 से लेकर अप टिल प्लेन 2 तक, ठीक है, वो हो जाती है 2 सेकेंड तक। प्लेन 3 से लेकर प्लेन 4 में कैपिलरी रिफिल टाइम आपका 2 से 3 सेकेंड का हो जाता है। जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 में आपका 3 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है। यानी आप कह लें कि प्रोलॉन्ग डिले हो गया है कैपिलरी रिफिल टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो मॉनिटर करने की आती है CVS में, वो है डिसअरिथमियाज। अब डिसअरिथमियाज में भी क्या होगा, जो स्टेज 1 है, ठीक है, स्टेज 1 में आपके पास स्ट्रॉन्ग डिसअरिथमियाज आएंगे, ठीक है। डिसअरिथमिया का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब यह है कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है या इरेगुलर है, ठीक है।
तो वो नॉर्मल नहीं होगा, वो हार्ट बीट्स इरेगुलर सी होंगी, ठीक है। स्टेज 2 में भी वो इरेगुलर है। अब अगेन वो इरेगुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली बॉडी जो है वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म पे है, वो फाइट कर रही है, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हुए हुए हैं। स्लोली जब वो प्लेन 1 में जाएगा तो ये डिसरिथमियाज थोड़े से कम हो जाएंगे, प्लेन 2 में आपको उससे भी कम मिलेंगे, ठीक है। प्लेन 3 में तकरीबन स्टेबल आपके पास आ रही होगी हार्ट बीट वगैरह, ठीक है। लेकिन जब एनिमल प्लेन 4 में चला जाएगा और डेथ के चांसेस, वो डेथ की तरफ जाएगा, तो अगेन बॉडी एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे दोबारा डिसरिथमियाज स्टार्ट होंगे। अगेन जो स्टेज 4 है उसमें भी आपको अच्छे खासे डिसरिथमियाज मिलेंगे, ठीक है। सो ये पहला सिस्टम था, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके ये पैरामीटर्स हम नोट करते हैं ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। इसमें जो चीज़ें आप वाज़े तौर पे कर सकते हैं मॉनिटर, वो यही है कि आप स्टेथोस्कोप लें, ठीक है। और जब एनिमल को आप एनेस्थीसिया लगा रहे हैं तो आप एनिमल के हार्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप रखें और थ्रू आउट सर्जरी जो है आप एनिमल के हार्ट पे रखें स्टेथोस्कोप, और आप ईच एंड एवरी फेज़ को खुद मतलब बताएंगे कि ये वाली फेज़ है। क्यों? क्योंकि जब आपने स्टेथोस्कोप रखा हुआ होगा हार्ट के ऊपर तो आपको साफ साफ स्टार्ट में हार्ट रेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा, और जैसे स्ट्रॉन्ग फील होगा साथ ही इरेगुलर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि अब हार्ट बीट जो है वो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि कितनी हार्ट बीट हो रही है, क्योंकि वो इरेगुलर डिसरिथमियाज होती हैं, ठीक है। और फिर जब वो स्लोली सर्जिकल प्लेन्स में आएंगे, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 वगैरह में, तो हार्ट बीट जो है वो एक तो बहुत वीक हो जाएगी हार्ट रेट, ठीक है। बीट्स आपको बहुत वीक सी सुनाई देंगी, और लेकिन वो स्टेबल होंगी, ठीक है, वो इरेगुलर नहीं होंगी। अगर आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो वो कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर इस प्लेन तक आप सर्जरी जाती है, ठीक है, अगेन यू विल सी के हार्ट बीट्स बहुत इरेगुलर हो जाती हैं, ठीक है। सो इसमें स्पेशली हार्ट रेट यानी कि बीट कितनी जा रही है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या और रेट क्या है, और उसके अलावा डिसरिथमियाज, ये चीज़ें बहुत आराम से स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती हैं। बाकी CRT जो है वो तो आपने म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रेस करके चेक करना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट CVS। नेक्स्ट सिस्टम वी हैव इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जैसे जैसे हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखते हुए हम बहुत आसानी से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिस्पायरेशन के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। अगर मैं इसको साथ ही रखूँ, ठीक है, इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहला पैरामीटर हम देखेंगे वो है पैटर्न, कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। अगेन वही जो स्टेज 1 है वहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर होगा, और स्टेज 2 में भी हमारे पास इरेगुलर होगा, और जैसे ही वो स्टेज 2 से बाहर निकल रहा होगा तो हमारे पास चीज़ें रेगुलर की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इसको आप अपने एरिथमियाज के साथ देखें तो यहाँ पे भी एरिथमियाज थे, ठीक है, यहाँ पे भी इरेगुलर। स्टेज 2 में भी आपके पास डिसरिथमियाज थे, ठीक है, वो तो इरेगुलर। लेकिन जैसे ही वो प्लेन 1 में जा रहा था तो क्या हो रहा था कि वो डिसरिथमियाज खत्म होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होता है, इरेगुलर, और स्टेज 2 से निकलते निकलते वो रेगुलर होके क्या होता है, वो स्टेबल रिस्पायरेटरी पैटर्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज 3 के प्लेन 4 में जाता है तो यहाँ पे फिर से स्लोली इरेगुलर आपके पास रिस्पायरेटरी रेट आएगा, जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हार्ट रेट में डिसरिथमियाज आपके पास प्लेन 4 में आने लग गए थे। इसकी रीज़न जो थी वही इसकी रीज़न है, क्या वो जानवर मरने की तरफ जा रहा है, तो एनिमल बॉडी क्या कर रही है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे उसको बचाने के लिए क्या कर रही है, इस ब्रेडिकार्डिया, इस हाइपोटेंशन, यहाँ पे जो हाइपोक्सिया वगैरह होना शुरू हो जाता है, उससे बचाने के लिए हार्ट रेट भी बढ़ा रही है, पंपिंग बढ़ा रही है, साथ साथ रिस्पायरेटरी पैटर्न जो है वो इरेगुलर होना शुरू हो गया है। और स्टेज 4 में जाके क्या होगा, जो स्टेज 4 में जो पैटर्न है वो कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है, ब्रीदिंग स्टॉप हो रही होगी, ठीक है, और एनिमल गैस्पिंग शुरू कर देगा। गैस्पिंग कहते हैं कि ओपन माउथ ब्रीदिंग, जिसमें एनिमल जो है वो सांस लेने की कोशिश करता है। और गैस्पिंग के बारे में आप ये बात याद रख लें कि जब भी आप किसी एनिमल को गैस्पिंग करते हुए देखें तो ये बात समझ आए कि दैट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। गैस्पिंग के जानवर जो हैं वो बहुत कम ही बचते हैं, क्योंकि गैस्पिंग तभी होती है जब लास्ट स्टेज है, लाइक इमरजेंसी की लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो स्टेज 4 में गैस्पिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है रिस्पायरेटरी रेट। अगेन जैसे हार्ट रेट था वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें हैं कि स्टेज 1 में आपके पास आपको रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसको हम कहते हैं टैकिपनिया। स्टेज 2 में भी हमारे पास जो रिस्पायरेटरी रेट है वो बढ़ा हुआ ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास यहाँ पे हार्ट रेट था इंक्रीज,
टैकीकार्डिया है स्टेज 2 में भी इंक्रीज़ ही था, ठीक है। और फिर स्टेज 3 में जाते जाते हमारे पास प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ होना शुरू हुआ था हार्ट रेट। यहाँ पे भी वैसे ही है, रेट रिस्पायरेटरी रेट पहले बढ़ा हुआ है, फिर स्टेज 2 में भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब प्लेन 1 में आएगा तो वही प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ है और यहाँ पे डिक्रीज़ ही होगा। अगेन जो प्लेन 4 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग ही है, ठीक है। और प्लेन 4 में जाके वो वाकई में डिक्रीज़ है और स्टेज 4 में तो जाके वो रेट रुक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो है रिस्पायरेटरी डेप्थ। अगेन वो भी सेम ही है कि पहले इंक्रीज़ है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा एनिमल हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन पर है। स्टेज 2 में भी आपको हाइपर वेंटिलेटिंग ही मिलेगा, ठीक है। फिर प्लेन 1 में जो डेप्थ है वो भी क्या होगी, प्रोग्रेसिव डिक्रीज की तरफ जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास जो अगर प्लेन 4 में आप जाके देखेंगे तो आपके पास इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है, और स्टेज 4 में तो वो सीज हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो ये है डेप्थ। उसके बाद आपने देखना है नेक्स्ट पैरामीटर, वो है स्किन का कलर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ स्टेज 1 में वो नॉर्मल होंगी, एन फॉर नॉर्मल, ठीक है, और प्रोग्रेसिवली जब एनेस्थीसिया में चलते जाएंगे, ठीक है, तो नॉर्मल ही रहेंगी। लेकिन जब आप स्टेज 4 में चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो सियानोटिक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आपने देखा है कि रिस्पायरेटरी रेट, पैटर्न डेप्थ जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ तक वो हाइपोक्सिया और इन चीज़ों की वजह से वो सियानोटिक हो चुका होगा। और यहाँ पे स्टेज 4 में वो पेल टू वाइट है, यानी कि जो जैसे मरने के करीब जो जानवर होता है हम उसको कहते हैं कि सफ़ेद हो गया, ठीक है, जर्द रंग हो गया, ठीक है, चेहरे का, तो पेल टू वाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजनेशन और हार्ट रेट सारा कुछ इतना लो हो गया कि वो पिंकिश कलर जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे पास है वो क्या है, रिस्पायरेटरी एक्शन, ठीक है। रिस्पायरेटरी एक्शन का मतलब ये है कि जो एनिमल है उसकी रिस्पायरेशन वो किन मसल से हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल स्टेज 1 में ये है कि जो एनिमल है उसके बारे में कहा जाता है कि मे बी ब्रेथ होल्डिंग, ठीक है, मे बी ब्रेथ होल्डिंग, यानी इसमें एनिमल सांस ना ले, हो सकता है, ये चांसेस हैं। जैसे इवन प्रोपोफोल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम प्रोपोफोल लगाते हैं, ठीक है, तो प्रोपोफोल 90 सेकंड्स का एपनिया कॉज करता है, यानी वहाँ पे ब्रेथ होल्ड हो चुकी होगी, कोई सांस नहीं आएगा, टोटली एपनिया, ठीक है। तो स्टार्ट में जो है स्टेज 1 में ये देखा जा सकता है। जो आपके पास स्टेज 2 से निकल के जब वो स्टेज 3 के प्लेन 1 में एनिमल आएगा तो यहाँ पर जो रिस्पायरेटरी एक्शन होता है वो बेसिकली थोरैको एब्डोमिनल होता है। इसको हम कहते हैं प्लेन 1 में थोरैको एब्डोमिनल, ठीक है, ये सिर्फ प्लेन 1 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो रिस्पायरेशन हो रही है वो 3 तरह के मसल्स की वजह से हो रही है। एक हमारे पास है चेस्ट मसल, दूसरे एब्डोमिनल मसल और तीसरे डायफ्रैग्मेटिक मसल्स। इन तीनों मसल्स की वजह से प्लेन 1 में ब्रीदिंग हो रही होगी। लेकिन जब हम प्लेन 2 में जाते हैं तो हमारे पास ब्रीदिंग सिर्फ चेस्ट मसल से होगी या फिर सिर्फ डायफ्रैग्मेटिक मसल से हो रही होती है। जब हम प्लेन 3 में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायफ्रैग्मेटिक मसल्स काम करते हैं। इवन प्लेन 4 में भी हमारे पास सिर्फ डायफ्रैग्मेटिक मसल्स काम करते हैं और स्टेज 4 में तो ब्रीदिंग सीज ही हो चुकी होती है, तो कोई मसल्स काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो दिस इज रिस्पायरेटरी एक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स पहले ये है कि होता क्या है। कफ रिफ्लेक्स हम ऐसे रिफ्लेक्स को कहते हैं कि जब आपके सांस की नाली में, आपके एनिमल के सांस की नाली में कोई भी ऐसी चीज़ चली गई है जिसको नहीं जाना चाहिए अदर देन एयर, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डस्टी एयर या फिर लिक्विड जैसे सलाइवा या कुछ भी, तो वह एनिमल जो है वो कफ करता है, ठीक है। तो ये कफ रिफ्लेक्स है। कफ रिफ्लेक्स के बारे में ये कहा जाता है कि स्टेज 1 में आपके पास कफ रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ सांस की नाली में जाएगी एनिमल के तो वो कफिंग करेगा। स्टेज 2 में आपके पास कफ रिफ्लेक्स थोड़ा सा कम हो जाता है। प्लेन 1 में कफ रिफ्लेक्स मज़ीद कम हो जाता है और प्लेन 2 में कफ रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा और आगे वो लॉस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये कफ रिफ्लेक्स है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा रिफ्लेक्स आता है वो है लेरेंजियल रिफ्लेक्स। लेरेंजियल रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपके जो लेरेंक्स है वो एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर
किसी भी मटेरियल को जब लेरेंस के अंदर आने से अवॉइड करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है, तो इस ऐसा रिफ्लेक्स जो कि बेसिकली लेरेंस से आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेरेंजियल रिफ्लेक्स। टफ रिफ्लेक्स तो तब हो रहा है ना कि जब चीज़ अंदर ट्रैकिया के चली गई है, ठीक है, तो जब स्टार्ट में जो लेरेंजियल रिफ्लेक्स होता है वो यानी कि अभी वो प्रिवेंट करेगा, वो उस चीज़ को अंदर आने ही नहीं देगा, तो जो स्टार्ट में रिफ्लेक्स आता है उसको हम कहते हैं लेरेंजियल रिफ्लेक्स, ठीक है। बाकी है कि इन रिफ्लेक्सेस की डिटेल लाइक डिफरेंसेस, एग्जैक्ट डिफरेंसेस और एग्जैक्ट डेफिनेशंस आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो लेरेंजियल रिफ्लेक्स के बारे में यह है कि अगेन आपके पास स्टेज 1 में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जो स्टेज 2 है उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एनिमल में वोकलाइज, यानी आपके पास जो स्टेज 1 में लेरेंजियल रिफ्लेक्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टेज 2 में से थोड़ा सा कम हुआ है, और साथ साथ एनिमल यहाँ पर वोकलाइज भी करेगा अगर कोई चीज़ उसके ट्रैकिया वगैरह में जा रही है तो इसलिए, ठीक है। लेकिन लेरेंजियल रिफ्लेक्स जो है वो प्लेन 1 में ही लॉस्ट हो जाता है और आगे वो फिर लॉस्ट ही है, अनलाइक कफ रिफ्लेक्स जो कि प्लेन 2 में जाके लॉस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर है वो है इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन पॉसिबल है या नहीं? इंट्यूबेशन होता क्या है? इंट्यूबेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एंडोट्रैकियल ट्यूब है, ठीक है, और ये एंडोट्रैकियल ट्यूब होती हैं जो कि हम सर्जरी से पहले बेसिकली एनिमल्स के ट्रकिया में डाल देते हैं, ताकि उससे ये होता है कि लेट्स सपोज ये अगर आपके पास एनिमल का ट्रकिया है, ठीक है, तो आप वो ट्यूब जो है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब उसके ट्रकिया में डालेंगे, ठीक है, और ये ऊपर इसोफेगस आ रही हुई है। पहले तो ये आपके एक्सपर्टी और स्किल पे डिपेंड करता है कि वो आपने इसोफेगस में नहीं डालनी, ट्रकिया में जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस ट्यूब के ना इस जगह पे बैलून सा लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसकी एक पाइप होती है, ठीक है, आप उसमें ना एयर फिल कर देते हैं तो ये बैलून भर जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह फिर ये होता है कि एनिमल जो सांस लेते हैं ना वो इस एंडोट्रैकियल ट्यूब से बाहर जाएगा और अंदर आएगा, और जो एनिमल का जो माउथ है ना, ठीक है, लेट्स सपोज ये एनिमल का माउथ है, ठीक है, अब और ये आगे उसका लेरिंग्स और ट्रैकिया है, तो वो ये जो ट्यूब है ना ये इसके माउथ के बाहर तक होती है, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग है वो एक ओपनिंग माउथ से बाहर होगी, दूसरी ओपनिंग उसके ट्रकिया के अंदर होगी, इसलिए अगर वो हाइपर सैलिवेट कर भी रहा है तो जो उसका सलाइवा है वो जो है लेरिंग्स ट्रकिया के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। अब ये जो इंट्यूबेशन करनी होती है अगेन ये आप जीते जागते एनिमल के अंदर इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब आप जागे हुए एनिमल के अंदर नहीं डाल सकते, आपको सिडेशन चाहिए होती है एनिमल के अंदर। तो आप एनेस्थीसिया जब सर्जरी के लिए लगाते हैं एनिमल को तो उसी दौरान आप जो है सर्जिकल प्लेन से जाने से पहले किसी एक प्लेन के अंदर इंट्यूबेशन करते हैं। अब प्लेन कौन सा होता है? प्लेन स्टेज 1 जो है उसमें तो इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास कफ रिफ्लेक्सेस भी हैं, लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्टेज 2 में जाते हैं, ठीक है, तो आप इंट्यूबेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके जो लेरेंजियल और कफ रिफ्लेक्स हैं वो थोड़े वीक हो गए हैं, ठीक है। आप स्टेज 3 में भी कर सकते हैं, आगे तो किसी स्टेज में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप स्टेज 1 में बस ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, उसके बाद आप इंट्यूबेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो this was about the parameters of respiratory system. Then next we have is GIT. GIT के ये पैरामीटर्स हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहला है सैलिवेशन। सैलिवेशन का ये है कि स्टेज 1 में आपके पास एनिमल स्ट्रांगली सैलिवेट करेगा, ठीक है। स्टेज 2 में जाते हुए वो सैलिवेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लेन 1 में उससे भी कम होगी। जो प्लेन 2 है यहाँ पे मिनिमम यानी डिमिनिश या फिर एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो स्टेज 4 है उसमें भी वो लाजमी एब्सेंट होगी, वहाँ पे बिल्कुल भी सैलिवेशन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है ओरोफेरेंजियल रिफ्लेक्स। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि ओरोफेरेंजियल रिफ्लेक्स है क्या? ओरोफेरेंजियल रिफ्लेक्स बेसिकली ये होता है कि जैसे गैग रिफ्लेक्स है, ठीक है, आपने ये होता है कि आपके एनिमल है, आपने अब एनेस्थीसिया का प्लेन डिटेक्ट करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एक स्पैचुला सा होता है, वो इसी तरह फ्लैट सी एक ये कह लीजिए जैसे आइसक्रीम स्टिक होती है, ठीक है, उस तरह की वो स्टिक होती है। आपने एनिमल का माउथ ओपन करना है, ठीक है, और उसके बैक ऑफ द टंग, ठीक है, बैक ऑफ द टंग कह लें या जिस जगह टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ तक उस स्टिक को इंसर्ट करना है, और वो एक गैग रिफ्लेक्स करेगा, जैसे वॉमिटिंग टाइप रिफ्लेक्स होता है कि आप क्या करने की कोशिश करें कि कोई चीज़ आपने अपने मुंह से बाहर निकालनी है, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्स कहते हैं ओरोफेरेंजियल रिफ्लेक्स। और ओरोफेरेंजियल रिफ्लेक्स इज़ अ गुड थिंग जिससे आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं एनेस्थीसिया। इसमें ये होता है कि स्टार्ट में आपके पास
स्टेज 1 में जब एनिमल होगा तो वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स देगा, ठीक है। स्टेज 2 में जाके वो रिफ्लेक्स थोड़ा कम हो जाता है, प्लेन 1 में जाके वो गेन कम होता है, बिल्कुल कम सा हो जाता है, और प्लेन 2 में तो वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास एनिमल है, आप उसका गैग रिफ्लेक्स और फ्रेंजियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं और रिफ्लेक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है, आपको पता चल जाएगा ये स्टेज 1 में है। उससे कम आया मतलब स्टेज 2 में, उससे भी कम या एब्सेंट हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी सर्जिकल स्टेज आ गई है, ठीक है, प्लेन 2, और आपका एनिमल जो है वो सही लाइक मॉडरेट एनेस्थीसिया में है, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबल एंड गुड वे टू मॉनिटर एनेस्थीसिया। उसके बाद वॉमिट है। अब जो स्टेज 1 है वो वहाँ पे वॉमिटिंग की पॉसिबिलिटी होती है, 2 में भी उसी तरह होगी, 3 में उससे कम पॉसिबिलिटी होती है, और यानी प्लेन 1 स्टेज 3 प्लेन 1 में कम, और जो प्लेन 2 है उसमें वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी है वॉमिटिंग की, ठीक है। और इसी वॉमिटिंग की वजह से ही इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फास्टिंग करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इससे हम अपने एनिमल को फास्टिंग प्री ऑप में यही बात कहते हैं अपने ऑनर्स को कि आप वो फास्ट करवाएं, फास्टिंग के बाद अपने एनिमल को लेके आएँ। उसके बाद रीगर्जिटेशन है। रीगर्जिटेशन तो आपको पता है कि कैटल वगैरह में होता है कि वो अपना फूड जो है वो वापस माउथ में ला के च्यू करेंगी और उसको फिर च्यू करने के बाद दोबारा से स्वेलो कर लेंगी। अब ये बात आपने यहाँ पे एनेस्थीसिया से याद रखनी है कि रीगर्जिटेशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि रूमिनेंट्स में होती है, डॉग्स और कैट्स भी रीगर्जिटेट करेंगे व्हेन दे विल बी इन द एनेस्थेटिक स्टेट। इसकी रीज़न मैं बताती हूँ, पर पहले ये देख लेते हैं कि रीगर्जिटेशन के चांसेस कितने हैं। यहाँ पे नन है, ठीक है, यहाँ पे भी नन है, यहाँ पर वो इंक्रीज़ होना शुरू कर देगा, ठीक है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पर तो सवेयर चांसेस हैं, मतलब यहाँ पे तो एंड स्टेज पे तो लाजमी रीगर्जिटेशन होगी। रीगर्जिटेशन होती क्यों है? रीगर्जिटेशन इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मसल रिलैक्सेशन। देखिए ईसोफेगस जो है वो स्मूथ मसल से बनी है, और उन स्मूथ मसल्स में क्या हो रही होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है जो कि फूड को आगे लेके जाती है और फूड को वापस लाने नहीं देती है। अब जब एनिमल एनेस्थीसिया में जा रहा है, और अभी हम इस अगला जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एनिमल की मसल टोन जो है स्लोली आगे जाते जाते वो ख़त्म होती जाती है, ठीक है। जब मसल टोन ख़त्म हो रही है और आपके पास ये बस एक सिंपली फ्लैट सा पाइप के तौर पे पड़ा हुआ है, तो आगे स्टमक के अंदर जो कंटेंट है, खाना सारा भरा हुआ है, और एनिमल फास्टिंग भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो तो बड़े आराम से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फूड विल रीगर्जिटेट बैक इन दीज पेन्स, और रीगर्जिटेशन विल इंक्रीज एज मसल रिलैक्सेशन इंक्रीज। और जब स्टेज 4 पे जाता है तो मसल रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, और यहाँ पर लाजमी एनिमल रीगर्जिटेट करता है। बल्कि ये चीज़ आप सब ने खुद भी देखी होगी कि जब भी कोई जानवर मरने लगता है तो मरने से पहले जो चंद मिनट होते हैं उसमें या लास्ट मिनट में यही बात होती है कि उस एनिमल के मुंह से उसके कंटेंट्स निकल आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोलैप्स हुआ, हार्ट रेट वगैरह सारी चीज़ें कोलैप्स हुई, मसल जो है वो एनिमल गिर जाता है, ठीक है, अपन उसकी सारी रिलैक्सेशन हो जाती है मसल्स की, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उसके सारे कंटेंट्स मुंह से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन वी सी इन अ डाइंग एनिमल। उसके बाद आती है टिम्पनी, या फिर टिम्पनी जो कि रीमन में और सीका दोनों में। स्टेज 1 में नन है, ठीक है, यहाँ पे भी नन है, लेकिन ये यहाँ पे जाके पोटेंशियल जो है टिम्पनी का वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इंक्रीज विद इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। तो टिम्पनी के बारे में आपने बात याद रखनी है कि जब एनिमल का जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग सर्जरी होती जाएगी, जितनी ज़्यादा देर वो सर्जरी में रहेगा, उतने टिम्पनी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इधर ही नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं जो कि है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है उसकी जॉ टोन, ठीक है। जॉ टोन स्टेज 1 में प्रेजेंट होगी, ठीक है, यानी वो एनिमल आपको बाइट भी कर सकता है, तब वो अपनी मूवमेंट अपनी मर्जी से कर सकता है। स्टेज 2 में भी जॉ टोन प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्टेज 1 में जाके वो डिक्रीज हो जाएगी, वो मिनिमल हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, फिर लॉस हो जाएगी अप टिल प्लेन 4 में जाके, यानी यहाँ से पे वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई है, डिक्रीज़, ठीक है, और यहाँ पे जाके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर वो है लिम्ब मसल टोन, यानी जो एनिमल के लिम्स हैं, चारों पाँव हैं, वो उनकी टोन कैसी है। जो स्टेज 1 है उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्टेज 2 में भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और स्टेज 3 के प्लेन 1 में वो डिक्रीज़ मिनिमल, ठीक है,
हो जाएगी और उसके बाद अगेन वो इसी स्टेज प्लेन 4 में जाके लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका भी तकरीबन जॉ टोन वाली ही सारी स्टोरी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है वो है एब्डोमिनल मसल टोन, यानी आपके एनिमल के जो एब्डोमिन है उसके मसल्स कैसे होंगे। यहाँ पर उसमें भी स्ट्रॉन्ग टोन होगी, ठीक है। स्टेज 2 में भी स्ट्रॉन्ग टोन है, प्लेन 1 में जाके वो टोन कम हो जाएगी और प्लेन 2 में जाके वो डिक्रीज़ या अपने मिनिमल लेवल पे आएगी। यहाँ इन दोनों को अगर आप देखें तो प्लेन 1 में वो डिक्रीज़ और मिनिमल हो गए थे और यहाँ प्लेन 1 प्लेन 2 में भी वो डिक्रीज़ मिनिमल रहे, प्लेन 4 में जाके लॉस हुए। इसमें जो मिनिमल लेवल आता है वो प्लेन 2 में आता है, ठीक है। और लॉस्ट ये भी प्लेन 4 में हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद द लास्ट पॉइंट इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज़ जो एनल और ब्लैडर के स्फिंक्टर्स हैं वो कैसे होंगे। अब जो स्टार्ट है स्टेज 1 के अंदर जो एनिमल है उसके स्फिंक्टर्स की टोन तो अभी स्ट्रॉन्ग ही होगी कि मतलब वो उसने टोन लूज़ नहीं की होगी, लेकिन यहाँ पे एक बात कही जाती है कि एनिमल मे वॉइड, यानी वो यूरिनेट कर सकता है, ठीक है। और लेकिन या फिर वो डेफिकेट कर सकता है, लेकिन यह है कि स्टिल जो टोन होती है वो उसके कंट्रोल में होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे प्लेन 1 तक जाते हैं तो वो क्या है कि प्रोग्रेसिव रिलैक्स होंगे स्फिंक्टर्स, ठीक है। यानी स्टार्ट में स्फिंक्टर्स टाइट ही हैं लेकिन स्टिल एनिमल आप देख सकते हैं कि कोई एनिमल यूरिनेट कर रहा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेन 1 में जाकर प्रोग्रेसिवली रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है और आगे जैसे जैसे जाते जाते हैं वो जो है रिलैक्सेशन की तरफ ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें तो हमने कर ली कि जॉ मसल टोन क्या है, लिम मसल टोन क्या है, एब्डोमिनल मसल टोन क्या है और स्प्रिंटर्स के मसल टोन क्या है। लेकिन अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि जनरली ओवरऑल बॉडी के मसल टोन क्या है तो वो क्या है, उसको हम कहेंगे कि जो स्टेज 1 है, मैं यहाँ बीच में लिख रही हूँ, दैट इज़ गुड, ठीक है। स्टेज 2 में भी वो टोन गुड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लेन 1 में भी गुड है, प्लेन 2 में जाके टोन रिलैक्स है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटली प्लेन 3 में जाकर वो आप कह लें ग्रेटली रिड्यूस्ड या फिर रिलैक्स्ड, ठीक है। जब प्लेन 4 में आप आएंगे तो आपको एनिमल फ्लैसिड मिलेगा और आपको स्टेज 4 में भी फ्लैसिड एनिमल मिलेगा। फ्लैसिड कहते हैं कि मसल टोन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और अब एनिमल बस जैसे पैरालिसिस में है, ठीक है, इस तरह से गिरा हुआ है, ठीक है, उसकी कोई हरकत शो नहीं करेगा। सो दिस इज़ ओवरऑल मसल टोन ऑफ द बॉडी। जब आपने इंडिविजुअल बात करनी है, ठीक है, तो वो ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि ओवरऑल बॉडी टोन क्या जा रही है, आपने जज करना हो तो आपको पता चलेगा कि इन 3 तक आपके पास गुड टोन होती है। यहाँ पे प्लेन 2 में आके रिलैक्स हो जाएगा, प्लेन 3 में आके वो ग्रेटली रिड्यूस, 4 में फ्लैसिड एंड देन स्टेज 4 में भी वो फ्लैसिड है। अब आपके पास जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है ऑकुलर सिस्टम, ठीक है। ऑकुलर सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट, जिसको आप देख के जिसको आप बहुत आराम से मॉनिटर कर सकते हैं खड़े होके और आप अपनी स्टेजेस को गेस कर सकते हैं। अब ऑकुलर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है प्यूपिल्स। अब ये आपके पास लेट्स सपोज एनिमल का प्यूपिल है, ठीक है, और सॉरी आई बॉल है और इसके अंदर प्यूपिल। अब हम इसको देखेंगे कि वो डायलेट किस स्टेज पे कर रहा है, किस स्टेज पे कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास स्टेज 1 है, अच्छा इस डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि प्यूपिल डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। अगेन स्टेज 1 में क्या है, प्यूपिल जो है वो यानी कि स्टेज 1 से पहले एनिमल जो नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल से स्टेज 1 में आते आते प्यूपिल डायलेट करेगा, ठीक है। स्टेज 2 में डायलेशन जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और उसके बाद जब वो एनिमल प्लेन 1 में चला गया है तो आपके पास जो प्यूपिल है वो नॉर्मल टू कंस्ट्रिक्टेड है, यानी नॉर्मल टू कंस्ट्रिक्टेड, और वो प्रोग्रेस करेगा टूवर्ड्स डायलेशन की तरफ। इससे नेक्स्ट स्टेज में यानी वो डायलेशन की तरफ प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर फिर आपके पास वही पहले स्लाइट डायलेशन है, स्लाइट से फिर आपके पास मॉडरेट डायलेशन आएगी, ठीक है। फिर आपके पास वाइडली डायलेटेड प्यूपिल होगा और यहाँ पर आपके पास एक्यूटली डायलेटेड प्यूपिल है, ठीक है। सो डायलेशन होगी, वो थोड़ी सी कम होगी। प्लेन 1 में वो कंस्ट्रिक्शन नॉर्मल टू कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। और फिर प्रोग्रेशन टू डायलेशन होगा इससे आगे कि स्लाइटली डायलेटेड, मॉडरेटली डायलेटेड, वाइडली डायलेटेड एंड देन एक्यूटली डायलेटेड प्यूपिल। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल के आई बॉल की पोजीशन क्या होगी। अच्छा अब जब स्टेज 1 है तो जो आई बॉल की पोजीशन है वो सेंटर में होगी, ठीक है, और ये नॉर्मल है।
जब स्टेज थ्रू है तो वेरिएबल उन्होंने कहा कि होगा, मेजॉरिटी केसेस में आपके पास सेंटर में ही होगा, बट वेरिएबल भी है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। प्लेन टू में जाके आपके पास जो आई बॉल मूवमेंट है वो वेंट्रोमीडियल हो जाता है इन केस ऑफ डॉग्स एंड काओ, लेकिन कैट्स और गोट्स के केसेस में वो सेंट्रल ही रहेगा। अब ये देखें, ये वेंट्रो और मीडियल, ये थोड़ा सा मीडियल साइड पे है, ठीक है, और नीचे वाली साइड पे भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, वेंट्रोमीडियल या फिर सेंट्रल। जब प्लेन टू में जाएगा तो वो रोटेटेड वेंट्रली हो जाएगा, ठीक है, अगेन वो नीचे की तरफ आई बॉल की पोजीशन होगी। प्लेन थ्री में जाकर उन्होंने कहा कि यूजुअली तो सेंट्रल में होता है, ठीक है, एनिमल की आई बॉल सेंटर में होगा, लेकिन ऐसे अभी आपको हो सकता है कि प्लेन थ्री में कोई ऐसा जानवर भी मिले जिसके अभी तक वेंट्रली ही आई बॉल पोजिशनिंग हो। उसके बाद प्लेन स्टेज फोर में जाकर आपके पास आई बॉल वापस सेंटर में आ जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर जो आपने मॉनिटर करना है वो है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस बेसिकली कहते हैं किसको हैं कि आइज़ की थोड़ी सी इरेगुलर मूवमेंट्स को कहते हैं निस्टैग्मस। अब स्टेज वन में निस्टैग्मस जो है वो लाजमी प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमने ये बात सबसे पहले यही चीज़ देखी थी कि जो स्टेज वन है वो बेसिकली क्या है, वो एक एक्साइटेशन। स्टेज वन स्टेज टू क्या है, ये वॉलंटरी एक्साइटेशन है, ये इनवॉलंटरी एक्साइटेशन है, ठीक है। उस वक्त आपको निस्टैग्मस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको निस्टैग्मस प्रेजेंट मिलेगा, और ये चीज़ उन्होंने कहा है कि स्पेशली हॉर्सेज में और काउज में लाजमी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मे बी प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो इन स्टेजेस तक आपको निस्टैग्मस मिलेगा। उसके बाद दो रिफ्लेक्सेस हैं जिनको हम ऑकुलर सिस्टम में देखते हैं। बेसिकली ये दोनों रिफ्लेक्सेस हैं क्या, अगर आप कॉर्निया को टच करेंगे तो वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, और अगर आप पेरी ऑकुलर स्किन को टच करेंगे तो वो आपके पास क्या है, वो है आपका पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स। अब इन जब आप एनिमल एनेस्थीसिया में आप इसकी आंख को इस तरह से टच करेंगे, चाहे आंख के अंदर कॉर्निया को या बाहर स्किन को टच करें, और वो आगे से आंख को ब्लिंक करता है, तो इस चीज़ से हमें एनेस्थीसिया की स्टेज पता चलती है। अब जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स स्टेज वन में वो नॉर्मल होगा, और उसके बाद स्टेज टू में वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, और यहाँ पर जाके वो डिमिनिश हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हॉर्सेस में वो मे बी प्रेजेंट हो, इस स्टेज तक मे बी हॉर्सेस में प्रेजेंट हो, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पर वो लॉस्ट ही रहेगा। प्लेन फोर में जाकर वो थोड़ा सा आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपके पास अगेन स्टेज फोर में जाकर नन एब्सेंट होगा, ठीक है। अब अगेन वाई प्लेन फोर में जाके थोड़ा सा वो आ रहा है, वही बात जो हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ी थी कि इन स्टेजेस पे जाके थोड़ी सी स्ट्रगलिंग, और एक बॉडी लास्ट टाइम एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्स ही मिलेगा। उसके बाद जो पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स है वो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, यहाँ पे मज़ीद कम है। यहाँ अब कॉर्नियल रिफ्लेक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये भी लॉस्ट नहीं हुआ। ये प्लेन टू में जाके डिमिनिश होगा या फिर एब्सेंट होगा, ठीक है, और अगेन आगे वो एब्सेंट ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो है लैक्रीमेशन। लैक्रीमेशन का भी सेम है एज अ पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स नॉर्मल। यहाँ पे वो कम हुआ, यहाँ पे कम, यहाँ पे वो डिमिनिश या एब्सेंट, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर एब्सेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम ऑकुलर सिस्टम में देखते हैं वो क्या है, दैट इज़ प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। यानी आप एनिमल की आंख के ऊपर शार्प लाइट, जैसे मोबाइल की लाइट या कोई टॉर्च है वो लगाएं, और अगर वो उसको रिफ्लेक्स दे रहा है, ठीक है, यानी वो आंख बंद करेगा, पीपल कंस्ट्रक्ट डायरेक्ट करता है या नहीं करता, तो वो रिफ्लेक्स हम चेक करते होते हैं, ठीक है, और वो स्टेज वन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्टेज टू में भी वो प्रेजेंट होगा, स्टेज थ्री के प्लेन वन में प्रेजेंट होगा, प्लेन टू में वो स्लगिश रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, इतना कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पर वेरी स्लगिश, और उसके बाद आपके पास स्टेज फोर में अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, एंड अगेन स्टेज फोर में भी अनरिस्पॉन्सिव, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सो दिस वॉज अबाउट ऑकुलर सिस्टम। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले है सेंसोरियम। सेंसोरियम का मतलब क्या है कि एनिमल में सेंसेस हैं, वो सेंस कर रहा है, कॉन्शियस है या नहीं है, ठीक है। तो स्टेज वन में दैट विल बी हाईली प्रेजेंट, ठीक है, स्टेज टू में वो बहुत कम हो जाएगी, और प्लेन वन में वो पेडल रिफ्लेक्स बेसिकली एयर रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, ये आपके पास स्टेज वन में स्ट्रांगली प्रेजेंट होगा, स्टेज टू में भी स्ट्रांगली प्रेजेंट है, ठीक है। जब आप प्लेन वन में जाएंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाता है, और
जो प्लेन 2 है वहाँ पे जाके एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है रिएक्शन टू द सर्जिकल मैनिपुलेशन, यानी आप सर्जरी करें तो उसके ऊपर एनिमल का रिस्पॉन्स क्या आ रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो CNS डिप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही CNS डिप्रेशन आएगा तो प्लेन 1 में वो आपके पास रिस्पॉन्स एकदम बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, और जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो डिप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि प्लेन 2 में आपके पास कोई रिफ्लेक्स, कोई रिएक्शन टू सर्जिकल मैनिपुलेशन नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो प्लेन 2 है वो बेसिकली ये वो स्टेज है या ये वो टाइम है जब आप अपना इंसिजन जो है वो एनिमल को दे देते हैं, यानी आप अपना कट जो है वो लगा देते हैं। तो ये है रिएक्शन टू सर्जिकल मैनिपुलेशन। इधर ही आप ये बात याद रख लें कि जो आपके हिप्नोटिक्स होती हैं, ठीक है, जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे जो आपकी बेसिकली जैसे नींद की गोली होती है, ठीक है, या सीडेटिव्स हैं, सीडेटिव्स या हिप्नोटिक्स, वो आपको स्टेज 1 से स्टेज 2 तक सिर्फ लेके जाते हैं, इससे आगे नहीं लेकर जाते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अब आती है लेक्चर की लास्ट बात जो कि है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज। हमने इससे पहले हर सिस्टम में डिफरेंट रिफ्लेक्सेस देखी हैं, ठीक है, अब उन सबको एक ओवरऑल समा बाद में यहाँ पे बात कर देते हैं। बट बिफोर दैट एक बात जो आप लोगों से कहनी है वो ये है कि आप लोगों को ये जो रिफ्लेक्सेस हैं तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आप इनको देख ना लें। जैसे पेडल रिफ्लेक्स क्या है, जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स, पैल्पेब्रल, लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस क्या हैं। एट लीस्ट यू कैन डू वन थिंग कि आप यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई इसकी वीडियोज़ अच्छी पड़ी हुई है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं से ये रिफ्लेक्सेस जो हैं उनको लाजमी देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये रिफ्लेक्सेस बेसिकली हैं क्या। सो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज जो हैं आप अगर स्टेज 1 में देखें तो वो ऑल प्रेजेंट हैं, ठीक है, हर तरह का रिफ्लेक्स आपको मिलेगा। स्टेज 2 में मैंने कहा कि ऑल प्रेजेंट मे बी एग्जैजरेटेड, क्योंकि एनिमल अब जो है यहाँ पे उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह सिक्रिएट हो रहे होते हैं और वो एक फाइटिंग कंडीशन में है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सेस ज़्यादा एग्जैजरेटेड भी आपको मिलेंगे। यानी आप करें कि हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि वो जल्दी रिस्पॉन्स देगा उन रिफ्लेक्सेस का रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी आएगा। प्लेन 1 में जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डिमिनिश्ड हैं मगर प्रेजेंट होंगे। अब जो प्लेन 2 है उसमें हमने कहा कि कॉर्नियल पैल्पेब्रल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकी सारे जो हैं एब्सेंट हो चुके होते हैं। और यही बात हमने इससे पहले जो ऑकुलर सिस्टम के देखा है उसमें हमने यही चीज़ देखी है कि जो कॉर्नियल और पैल्पेब्रल है वो प्लेन 2 में जाके डिमिनिश है, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ गई कि कॉर्नियल पैल्पेब्रल आपको थोड़े बहुत मिल रहे होंगे लेकिन बाकी सारे एब्सेंट हो चुके होंगे। उसके बाद जो आपके पास प्लेन 3, 4 और स्टेज ये है 4 है, इसमें आपके पास कोई रिफ्लेक्स एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट होगी। सो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट द stages of anesthesia and their effects on the different systems of the body. Thank you.